नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो प्योरिफिकेशन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो जैसे लियोफोबिक कोलॉइड्स में हम लोग देखे हैं कि वो स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो उसको उसके स्टेबिलिटी के लिए कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है ना, स्टेबल करने के लिए। उसको उसको स्टेबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं हम लोग। तो अगर बहुत ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे ना, तो वो एज एन इम्प्योरिटी होता है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो वो एज एन इम्प्योरिटी की तरह बिहेव करता है उस कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए। तो उसी उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी हो गया, वो इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो उसको हमको प्योरीफाई करना है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको, तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू ए रिक्विसाइट मिनिमम। मतलब इम्प्योरिटीज यहाँ पे एज सच वही इलेक्ट्रोलाइट्स ही इम्प्योरिटीज होते हैं जो कि स्टेबल करने के लिए यूज करते हैं। तो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना तक रिड्यूस करने के लिए जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं उसी स्टेप को बोलते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन। तो इसमें अलग अलग स्टेप फॉलो होता है। पहला होता है डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस में मतलब एक टाइप का, जैसे मान लो ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। एक बार इसका थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ना है, समझ में आ जाएगा तुरंत। बस इसको हम लिख नहीं रहे हैं, वही सेम चीज है, वो सारा चीज लिखकर पढ़ोगे समझ आ जाएगा। बस बताते जा रहे थे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जैसे ये है ना, तो इसमें क्या है, इसमें ये कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। कोलॉइडल का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है इसमें। और ये जो मेम्ब्रेन लिए हैं ना, ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये वाटर है इसमें, ये जो है ये वाटर है सॉरी। यहाँ पे है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होगा, देखोगे इम्प्योरिटीज मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो आसानी से, वो उनका साइज छोटा होता है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह होता है, तो आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन सॉरी से कोलॉइडल सॉल्यूशन से जितना एक्सेस में प्रेजेंट होगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू निकल के वो कहाँ आ जाएगा, पानी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है, कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, वो तो उस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएगा ना। इसको हम लोग ये जो बना हुआ होता है इसको डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का है, ठीक है। तो उससे इलेक्ट्रोलाइट्स आसानी से पास हो सकते हैं, जो स्मॉल डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होते हैं वो आसानी से उसके थ्रू पास होके वाटर में आ जाएगा। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वहां पे उसी फॉर्म में रह जाएगा, वो उसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, तो इससे ये प्योर हो गया। तो उसमें जो एक्सेस इम्प्योरिटीज थे या एक्सेस जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो उससे बाहर निकल गया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डायलिसिस, ठीक है। इसी में होता है ये जो डायलिसिस, अगर ये खुद होता है अपने आप होगा, लेकिन ये इसको छोड़ दोगे बहुत टाइम तक तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है ना। बहुत टाइम लगेगा, इससे इम्प्योरिटीज धीरे धीरे बाहर निकलते जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में बहुत टाइम लगता है इसमें। तो इसी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसका इसी का मॉडिफिकेशन है दूसरा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है, तो इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है इससे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करते हैं हम लोग, तो दो, एक साइड कैथोड लगा देते हैं, एक साइड एनोड लगा देते हैं। इसी में देखो, जैसे मान लो ये है और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसमें वाटर था, ठीक है, और यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब इसमें एक साइड हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, एक साइड एनोड लगा दी, एक साइड कैथोड लगा दी, प्लस जब पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दी, और ये माइनस है नेगेटिव एंड से, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक जो आयंस डिसॉल्व होंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो डिसॉल्व होंगे उसमें दोनों टाइप्स के आयंस होंगे, एक कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होने से क्या होगा कि कैटायंस जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो कैथोड की तरफ भागेगा, और एनायंस जो होगा वो एनोड की तरफ भागेगा। तो इससे ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा।
है ना, जो प्रोसेस खुद ब खुद जो बहुत धीरे धीरे निकल रहा था, अब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पे क्या होगा कि एनायंस और कैटायंस जो है दोनों अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागेंगे और वो आसानी से फिर वो सेपरेट हो सकता है। वो मेनली ये प्रोसेस को, डायलिसिस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ये इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया है इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस है। बात समझ में आ रहा है ना? एक बार इसका रीडिंग मस्त मार लेना, ठीक है। तीसरा जो है इसमें प्यूरिफिकेशन का है, तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्चुअली क्या है कि ये फिल्टर पेपर जो होता है ना, फिल्टर पेपर का यूज करके ये सेपरेशन किया जा रहा है। तो एक्चुअली में जो फिल्टर पेपर हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है, उसके पोर्स बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, है ना। तो उसके पोर्स बड़े साइज के हैं तो उससे तो इलेक्ट्रोलाइट आसानी से पास कर जाएगा, लेकिन कुछ कुछ कोलोइडल पार्टिकल्स भी उससे पास कर जाते हैं आसानी से, क्योंकि पोर्स बड़ा होता है। इसलिए उसके फिल्टर पेपर को, कोलोइड को सेपरेट करना है, मतलब प्यूरिफाई करना है, तो उस फिल्टर पेपर के पोर्स को क्या करना होगा, हमको रिड्यूस करना होगा, उसके पोर्स को छोटा करना होगा, साइज छोटा करना होगा। तो उसमें एक्चुअली एक क्या किया जाता है, एक टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसको कोलोइडॉन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उस कोलोइडॉन सॉल्यूशन में क्या किया जाता है कि फिल्टर पेपर को सोक किया जाता है, फिल्टर पेपर को डुबो के निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सॉल्यूशन एक ऐसा होता है कि वो एक्चुअली क्या करेगा, जो पोर्स है ना फिल्टर पेपर के, बड़े बड़े पोर्स पोर्स जो है, तो उसके साइज को वो छोटा कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक मतलब पूरा एग्जैक्टली ब्लॉक नहीं करता है, पार्शियल ब्लॉकिंग बोलते हैं। तो उसके साइज को, वो पोर्स के साइज को वो रिड्यूस कर दिया, तो उसके उसके कारण क्या होगा कि अब इलेक्ट्रोलाइट तो उससे आसानी से पास हो जाएंगे, बट जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो अब पास नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो वो कोलॉइडॉन सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें उसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइडॉन सॉल्यूशन, तो जिसमें सोक करके निकाला जाता है। तो वो कोलॉइडॉन सॉल्यूशन जो है, ये है 4% सॉल्यूशन, जो मेनली यूज किया जाता है, 4% सॉल्यूशन ऑफ nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। ठीक है, तो यही है कोलेडॉन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर को सोक करने के बाद क्या होता है कि उसका पोर्स जो होता है ना, वो पोर्स थोड़ा सा रेड्यूस हो जाता है, पोर का साइज, जिसकी वजह से अब आसानी से वो इलेक्ट्रोलाइट आसानी से निकल जाएगा और कोलॉइडन, जो प्योर कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उसमें बचे हुए रह जाएंगे। अब ये भी प्रोसेस जो है ना, डायलिसिस की तरह ये भी प्रोसेस जो है स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है। तो इसको भी फास्ट करने के लिए प्रेशर हाई कर दिया जाता है या फिर सक्शन यूज कर लेते हैं। तो वो सारे टेक्निक्स है कि इसके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को स्पीड अप करने के लिए सक्शन अप्लाई कर दो या फिर हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, ताकि ये प्रोसेस फास्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्यूरिफिकेशन का टेक्निक्स हो गया। तो मेनली यही तीनों टेक्निक यूज किया जाता है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? बताओ। फिर कैसे स्पीड अप किए थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को? सक्शन अप्लाई करते हैं, मतलब सक्शन मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम क्रिएट करके उसको फास्ट करते हैं, या फिर जहाँ पे हो रहा है, जिस कंटेनर हो रहा है उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं हम लोग। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट अब आसानी से तुरंत तुरंत निकलेगा। प्रेशर हाई कर दोगे तो वो तुरंत स्पीड अप बढ़ जाएगा ना उसका निकलने का। क्या चीज? एक मिनट रुको, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बोलो। जोन से जोन में जाएगा वो है स्पीड। हाँ हाँ, ठीक है सर।
एक मिनट रुको, आवाज कट के आ रहा है, बोलो तो अब। हेलो। सर वही जो भी बोलते हैं। फिर भी आवाज क्लियर आ ही नहीं रहा है तुम्हारा। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आवाज बीच में पूरा गायब हो जा रहा है। सर किडनी वाला डायलिसिस ऐसे ही होता है? किडनी वाला डायलिसिस ऐसे नहीं होता है, वो प्रोसेस अलग है ना। किडनी वो तो दूसरे काम के लिए यूज किया जाता है, मतलब टेक्निक यही यूज किया जाता है डायलिसिस, मतलब वहां पे वेस्ट को सेपरेट किया जाता है ना, जो डिजॉल्व वेस्ट होते हैं बॉडी में। जैसे किडनी का फंक्शंस तो पढ़ी होगी ना। यस सर। तो वही काम किडनी जिसका खराब होता है उसको डायलिसिस पे रखा जाता है, तो वो वही काम जो है ये अपैरेटस करता है। किडनी का जो मेन काम है वही काम अपैरेटस उसके लिए डिजाइंड है। मतलब प्रिंसिपल यही होता है कि मेम्ब्रेन यूज करके वेस्ट को सेपरेट करते हैं और जितना रिक्वायर्ड है वो वहां पर रहेगा। तो ये 3 प्रोसेस हो गए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स में। तो कॉलॉइड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स में तुम लोग जैसे कॉलॉइड का प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये सब तो पढ़े ही हो गया। हेट्रोजीनियस होता है, कॉलॉइड स्टेबल होते हैं, ठीक है। और कॉलॉइड्स का नेचर अलग अलग होता है, मतलब टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स हम लोग पढ़ ही लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है कॉलॉइड का, ये टिंडल इफेक्ट होता है। कॉलॉइड जो है ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट पढ़े हो तुम लोग? ब्राउनिंग मोशन। हम्म, हाँ वो भी है, ब्राउनियन मोशन भी है। तो टिंडल इफेक्ट एक्चुअली क्या है? टिंडल इफेक्ट को चलो टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं पहले। तो अगर मान लो टिंडल इफेक्ट मोस्टली जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही ऑब्जर्व होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख रहा है इफ है, ठीक है, ये इफ है homogeneous solution is observed in the direction of light, it appears clear, ठीक है। And when it is observed from a direction at right angles to the direction of beam of light, it appears dark, है ना। होमोजेनियस सॉल्यूशन में देखोगे कि अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन के थ्रू अगर पास करोगे लाइट को, तो पाथ जो होगा वो तो क्लियर दिखेगा, पास हो रहा है। बट अगर उसको परफेक्टली राइट एंगल ऊपर से टॉप व्यू से व्यू करोगे, मतलब परफेक्टली जिस डायरेक्शन में बीम ऑफ लाइट जा रहा है उसके परफेक्टली राइट एंगल पे 90 डिग्री पे ऊपर से देखोगे, तो पाथ तुमको विजिबल नहीं होगा, वो पूरा डार्क दिखेगा, ठीक है। ये होमोजेनियस सॉल्यूशन का। यही अगर हेट्रोजीनियस ले लोगे, मतलब हेट्रोजीनियस मतलब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बट व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes through colloidal solution,
तो कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करेगा तो वह स्कैटर होगा, ठीक है, वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं होगा होमोजेनियस में, क्योंकि पार्टिकल साइज उतने बड़े नहीं है कि वह स्कैटर कर पाए, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि मैक्सिमम जो स्कैटर्ड इंटेंसिटी होता है ना, वो राइट एंगल वाले प्लेन में लाई करता है। जो स्कैटर्ड इंटेंसिटी आता है कि किस प्लेन में ज्यादा स्कैटरिंग होगा या इंटेंसिटी स्कैटरिंग का कहाँ पे ज्यादा होगा, तो वो सबसे मैक्सिमम जो स्कैटरिंग का इंटेंसिटी होता है वो राइट एंगल वाले प्लेन में आ जाता है, ठीक है। तो द मैक्सिमम scattered intensity being in the plane at right angles to the path of light, ठीक है। और इसी की वजह से जो होगा मैक्सिमम स्कैटर्ड इंटेंसिटी उसी प्लेन में राइट एंगल वाले प्लेन में लाई करता है, तो जिसकी वजह से वो पाथ जो होगा ना, वो पाथ अब विजिबल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बोल देंगे द पाथ बिकम्स विजिबल, ठीक है। मतलब वो ब्राइट अब दिखेगा, अब राइट एंगल से व्यू करोगे तो वो पाथ पूरा एग्जैक्टली हमको क्लियरली दिखेगा कि वो किस पाथ से गुजर रहा है, लेकिन होमोजेनियस सॉल्यूशन में वो पाथ राइट एंगल से अगर व्यू करोगे तो वो परफेक्टली डार्क दिखता है, ठीक है। वहाँ तो यही इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग, ये जो पाथ विजिबल होता है ना, इसी इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये इफेक्ट जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था माइकल फाराडे, लेकिन इसको डिटेल में जो है इसके बारे में स्टडी किया टिंडल, और इसलिए इसको हम लोग कॉमनली टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस होता है, टिंडल इफेक्ट का क्या क्या एप्लीकेशन होता है जो प्रोजेक्टर में यूज होता है। किसी स्क्रीन को जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं वॉल पे, तो वो मेनली क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड, वही स्कैटर करता है ना बीम ऑफ लाइट को, वो जो रेज निकलते हैं उसको स्कैटर करता है वो। तो जो स्क्रीन प्रोजेक्ट होता है, तो जो पिक्चर्स विजिबल होते हैं वो भी एक टिंडल इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है। जैसे मूवी थिएटर्स में होता है, मूवी थिएटर्स में भी क्या होता है, जो स्क्रीन पे पिक्चर अपियर होता है, वो भी क्या है, डस्ट पार्टिकल उनको स्कैटर करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है ना, एयर, एयर में डस्ट पार्टिकल सस्पेंशन, तो वो उस रेज जैसे ही लाइट रेस पास करेगा उनसे तो वो स्कैटर होता है, स्कैटर होके वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो प्रोजेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। वो मैच किया जाता है कि कहाँ पे प्रोजेक्शन करना है हमको। ये सारा टिंडल इफेक्ट का एप्लीकेशंस है। अब टिंडल इफेक्ट के कंडीशंस होते हैं, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट का कंडीशन क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए। तो टिंडल इफेक्ट is observed only when the following two conditions are satisfied. Following two conditions are satisfied. तो पहला कंडीशन क्या है कि diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used, ठीक है। मतलब जो वेवलेंथ हम लोग यूज करेंगे लाइट का, और जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे, उन दोनों के डायमीटर में, उन उसका डायमीटर और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए इससे, तो उसकी वजह से वो स्कैटर अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो पहला तो कंडीशन ये है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दूसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस of the dispersed phase
and the dispersion medium differ greatly in magnitude. दूसरा कंडीशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एक्चुअली बेंडिंग एबिलिटी बताता है, ठीक है, किसी भी लाइट रेस का। ये अगर रिफ्रैक्शन पढ़े होगे तुम लोग, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो पढ़े हो ना क्लास 10th में। सर यस सर। तो यहाँ पे बोला जा रहा सेकंड कंडीशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का उसमें डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ताकि आसानी से स्कैटर हो सके, बेंडिंग आसानी से हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर मोर और लेस क्लोज हो जाएगा तो वहाँ पे अच्छे से बेंडिंग नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से परफेक्ट टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तभी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर टिंडल इफेक्ट वहां पे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये हो गया, टिंडल इफेक्ट आ गया इसमें। नेक्स्ट होता है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये तुम लोग पढ़े ही होगे, ब्राउनियन मूवमेंट मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का जिगजैग मोशन को बोलते हैं हम लोग, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। जो पहले मतलब ये जो स्टडी किया था, जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जो कि जिगजैग मोशन के बारे में बताया था, वो रॉबर्ट ब्राउन था, है ना। तो उसी के नाम पे रखा गया ब्राउनियन मूवमेंट या फिर ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन तो ये मतलब क्या हुआ कि जिगजैग मोशन, एक कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन होगा कोलॉइडल पार्टिकल्स के, ठीक है। किसी माइक्रोस्कोप से, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है तो माइक्रोस्कोप से अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो दिखेगा क्या, पार्टिकल्स के साइज हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली जिगजैग मोशन मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली जिगजैग किसी रैंडम मोशन मूव कर रहा है। तो उसी को बोला जाता है, वो जो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन होता है ना, उसी को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा है, कॉन्टिन्यूअस zigzag motion of colloidal solutions, ठीक है, is known as Brownian movement, ठीक है, या फिर Brownian motion। अब ये जो Brownian motion होता है ना, ये नेचर ऑफ द कॉलॉइड पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कॉलॉइड, बट ये साइज ऑफ द पार्टिकल पे वेरी डिपेंड करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोशन इज independent of the nature of the colloid but depends on the size of the particles। साइज पे डिपेंड करता है और दूसरा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। एक मिनट, ये विस्कोसिटी हो गया ना, समझ में आ रहा है, उसका मोशन क्या हो जाएगा, स्लो होगा उतना, और विस्कोसिटी जितना ज्यादा हो सॉरी डिस्पर्सन मीडियम का, तो मोशन भी स्लो हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, फास्टर इज द मोशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया, ब्राउनियन मोशन हो गया। उसके बाद हम लोग ये भी देख लिया, टिंडल इफेक्ट भी। इसके बाद चार्ज तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन पे, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है सोल और दूसरा नेगेटिवली चार्ज सोल होता है।
ठीक है, वो ऑलरेडी प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इस चार्ज की वजह से ना एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आता है जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब है क्या कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज का एग्जिस्टेंस होता है। तो वो एक्चुअली एक फेनोमेनन होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू ही हमको पता चलता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स में कौन, तो उसके थ्रू ही पता चलता है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर इसको कैटाफोरेसिस भी बोला जाता है। तो ये एक्चुअली है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, is shown by a phenomenon known as electrophoresis। ठीक है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे देखना, बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। है तुम लोग के पास बुक है क्या? डायग्राम हम यस ड्रॉ नहीं सर। कर रहे हैं। बुक ओपन करो, उसमें देखोगे एक डायग्राम बना हुआ है। है तो ओपन करो, डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ये यू शेप का ट्यूब बना हाँ, हुआ है। यू शेप ट्यूब है और उसमें दो इलेक्ट्रोड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस से। एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही उसमें पोटेंशियल अप्लाई करोगे ना, तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है ना उसके ऊपर, ऑब्वियसली अगर चार्ज का ही पता लगाना है तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली अगर चार्ज है तो, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ भागेगा, अगर नेगेटिवली चार्ज सोल होगा तो वो एनोड की तरफ भागेगा। समझ में आ रहा है? तो यस सर। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज अगर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैथोड की तरफ भागेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एनोड की तरफ भागेगा। तो इससे मूवमेंट से हमको पता चल जाएगा कि वो किसकी तरफ जो पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि वहाँ उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली वो चार्ज पता लगाने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। चार्ज है वो पता लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेनली जो है ना, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स ही मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो कैरी करता है वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल ही कैरी करते हैं, है ना। तो डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैथोड की तरफ भागेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एनोड की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोफोरेसिस only dispersed phase particles moves towards the electrode, towards the electrodes। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और इसमें क्या डिफरेंस है, वो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं ना, तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का मूवमेंट अगर ब्लॉक कर दोगे किसी सुटेबल मींस अप्लाई करके, या फिर वहां मान लो कोई मेम्ब्रेन लगा दिए या कुछ लगा दिए, मेम्ब्रेन लगा दिए दोनों साइड जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कोई मेम्ब्रेन वहां पे अप्लाई करके अगर ब्लॉक कर दिए, तो उस केस में तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, तो वो तो ब्लॉक हो गया। तो वहां पे क्या होता है उस केस में, डिस्पर्सन मीडियम मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है?
तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो वहां पे डिस्पर्स्ड फेज मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसको ब्लॉकेज कर दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है उसके पाथ को। तो डिस्पर्सन मीडियम वहां मूव करना स्टार्ट कर देता है, और डिस्पर्सन मीडियम अगर मूव करेंगे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, ये जस्ट टर्म है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल सिर्फ मूव करेंगे, और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में कौन मूव करेगा? डिस्पर्स्ड फेज का मूवमेंट तो उसमें ब्लॉक कर दिया गया है, तो क्या मूव करना स्टार्ट कर देगा? कैसे ब्लॉक किया गया है? कोई मेम्ब्रेन अप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, वहां पे जैसे मान लो, इसका डायग्राम इसमें तो नहीं दिया है इलेक्ट्रो, इसका डायग्राम हम भेज देंगे। डायग्राम एक्चुअली है क्या, जैसे मान लो दूसरे टाइप का इसका सेटअप होता है, तो उसमें मेम्ब्रेन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। जहाँ पे ये है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है ना, इसका डायग्राम देखना होगा यहाँ पे। ये इस टाइप का होता है डायग्राम, एक मिला है, चलो यहाँ देखो, एक मिनट। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं आप। जैसे ये सेटअप है, पे है इस टाइप का। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ये मेम्ब्रेन अप्लाई कर दिए यहाँ पे दोनों एंड पे, है ना, तो सेमी पेरिमिड मेम्ब्रेन लगा दिए, और इसमें हमारा कोलॉइडल पार्टिकल है। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है ये इसमें है, और यहाँ पे वाटर है, इसमें वाटर है, ये वाटर यूज किए। यहाँ पे मान लो दो इलेक्ट्रोड ले लिए, एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसको इधर कनेक्ट कर दोगे और इसको इधर कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे फिर इसको फर्दर ये इनलेट बना हुआ है वाटर के लिए, तो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है ये। तो अब देखो यहाँ पे डिस्पर्स मेम्ब्रेन से तो पास नहीं हो पाएगा ना डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज का पार्टिकल, वो उस मेम्ब्रेन से पास हो पाएगा क्या? नो सर। तो अब यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स तो ब्लॉक हो गए, वो उनका मूवमेंट तो नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा कि डिस्पर्सन मीडियम अब मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो डिस्पर्सन मीडियम अगर मूव करना स्टार्ट होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोला जाता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोला जाता है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, तो इसमें क्या हो रहा है, ओनली डिस्पर्सन मीडियम मूव्स। तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ओनली डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम चार्ज कैरी करता है। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पे एज ए होल चार्ज होगा ना, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पूरे कोलॉइडल पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूशन में तो थोड़ा बहुत चार्ज होगा ही ना, कुछ ना कुछ सेड करता ही है वो चार्ज। ठीक है, तो एज ए होल मतलब उस वहां पे कोलॉइडल एज ए पूरा सॉल्यूशन में अगर चार्ज है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ चार्ज होगा ही, पार्टिकल्स के ऊपर तो चार्ज होगा ही, सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम में भी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो होता है कि पार्टिकल्स पे चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होता है, पार्टिकल्स पे चार्ज जो होता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे, मतलब डिस्पर्स्ड फेज पे वो ज्यादा चार्ज कैरी करेंगे, मीडियम में थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स या वो ब्लॉक कर देंगे तो ऑब्वियसली डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे अब डिस्पर्सन मीडियम मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोला जाता है ये प्रोसेस को। तो ये डिफरेंस है इसमें।
ठीक है, समझ में आ गया दोनों प्रोसेस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस। बोलो। Yes, हेलो। sir. चलो, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, यही मेन था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में मतलब चार्ज का एग्जिस्टेंस जो है वो पता लगाया जाता है किससे, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट करा के इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस फेनोमेनन को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें एक टर्म होता है कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन या फिर फ्लक्चुलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोगुलेशन या फ्लक्चुलेशन, तो ये हम लोग देखते हैं। चलो, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, कोगुलेशन फ्लक्चुलेशन बाद में देखेंगे। एक पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल, ये यहाँ पे ही बात कर लेते हैं हम लोग। ये उसमें पेप्टाइजेशन वाले प्रोसेस में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर इसको जीटा पोटेंशियल भी बोला जाता है। ये एक्चुअली है क्या, जैसे मान लो AgI है, ये प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर आयोडाइड, इसमें अगर मान लो AgNO3 ऐड कर दिए तो इसमें क्या होगा, ये बताए थे तुम लोग को पेप्टाइजेशन वाले में, AgI है तो इसमें दो लेयर बनता है ना, एक Ag+ का जो आयंस होगा वो उसके सरफेस पर जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो ये बनाता है फिक्स्ड लेयर, और Fixed NO3। layer और diffused layer. हाँ, तो ये इस टाइप का, जैसे मान लो ये AgI का मॉलिक्यूल है, तो इसको चारों बगल से ये क्या करेगा, Ag+ वाला सराउंड कर लेगा, इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है ना, तो ये Ag+ जो है इसके सरफेस पे ऐसे एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो ये हो गया फिक्स्ड लेयर, है ना। और इसके बाद ये दूसरा वाला जो लेयर है NO3-, ये पूरा सेपरेट नहीं होगा, NO3- भी इसके कांटेक्ट में रहेगा लेकिन थोड़ा सा वीकली अट्रैक्टेड रहेगा, तो ये NO3- जो है चारों बगल से ये ऐसे डिफ्यूज लेयर बनाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा। तो ये पहला वाला जो लेयर है ये फिक्स्ड लेयर है, और सेकंड लेयर जो है ये डिफ्यूज्ड लेयर है। ऑब्वियसली दोनों लेयर का चार्ज क्या होगा, अलग अलग है दोनों लेयर का चार्ज। फिक्स्ड लेयर पे चार्ज अगर पॉजिटिव है तो डिफ्यूज्ड लेयर पे नेगेटिव होगा, तो जिसकी वजह से वहां पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और उसी पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ opposite charge around the colloidal particles is known as Helmholtz electrical double layer। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज एक साइंटिस्ट है जो इसके बारे में स्टडी किया था, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोला जाता है इसको। दो लेयर बन रहा है ना, तो दो अलग अलग लेयर बन रहे हैं, एक फिक्स्ड लेयर, डिफ्यूज लेयर, जिससे डबल लेयर बोला जाता है। तो फर्स्ट लेयर जो है, फर्स्ट लेयर ऑफ आयन is firmly attached and is termed as fixed layer। तो पहले वाले लेयर को फिक्स्ड लेयर बोला जाता है, और सेकंड वाला लेयर जो है वो उतना ज्यादा फर्मली स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं होता है। तो द सेकंड लेयर इज मोबाइल, मतलब थोड़ा बहुत वो मूव कर सकता है, लेकिन पहला वाला जो लेयर है वो पूरा फिक्स्ड है, एंड इज टर्म्ड एज डिफ्यूज्ड लेयर। ठीक है,
यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि द चार्ज ऑफ opposite ions of fixed and diffused layer results in a difference in potential. Obviously यहाँ पे अलग अलग चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज लेयर, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो यही है इलेक्ट्रोकाइनेटिक या फिर जीटा पोटेंशियल बोला जाता है इसको। ठीक है, समझ में आ गया ना? हेलो। यस सर। चलो इसमें बस एक टॉपिक और बच गया है, कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन वाला है, तो एक क्लास नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर तुम लोग का खत्म ही हो जाएगा। मतलब पूरा थियोरेटिकल है, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह है नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक करो तुम लोग, एक बार यहाँ एनसीईआरटी से अच्छे से रीडिंग मार लो यहाँ तक, है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेना, और उसमें प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट जो बताए थे वो भी पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज वाला भी पार्ट पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और जीटा पोटेंशियल यहाँ तक करके रखो। उसके बाद एक पार्ट बच गया है, कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कोगुलेशन को, वो सारा चीज, तो एक टॉपिक वही कोगुलेशन वाला बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, एक क्लास का और टॉपिक है। एक बार अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करो, आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें सच। ठीक है, हेलो। यस सर। तो एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट? हम्म। सर इसका रेंज क्या रहता होगा जीटा पोटेंशियल का? रेंज वो वैरी करता है ना, वो तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या है, कितना चार्ज वो सर कैरी किस कर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर मतलब वो एक्सपोनेंशियल? ऑर्डर वो ऐसे, मतलब ऑर्डर चार्ज तो अच्छा खासा ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज तो अच्छा खासा ही रहता है। ऑर्डर वो तो कैलकुलेट करना होगा ना, वो तो वैल्यूज गिवन होंगे तभी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल इसका तो बेसिस दिया नहीं गया है, देख लेंगे, वो देखना होगा कौन सा ऑर्डर का रहता है उसमें, वो तो चार्ज के बेसिस पे वैरी कर सकता है, ठीक है। यस सर। चलो यहाँ तक करो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।
एंड कर रहा है। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। थैंक यू।